बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मैंने आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पास्ट पेपर 2021 का शेयर किया था, मैं सारा पास्ट पेपर आपके साथ जो है उसको सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको मैं प्रॉपर मेथड बताऊंगी कि किस तरह आप जो है पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकती हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक का पेपर। तो आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर था, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था उसमें, वाई टॉलोइन इज मोर रिएक्टिव एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, कि जो टॉलोइन है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती है। तो हमें पता है कि हमारे पास टॉलोइन के स्ट्रक्चर किस तरह है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम CH3 ग्रुप लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉलोइन। तो देखिए इस तरह आपने, ये आपका करेक्ट मेथड है कि इस तरह आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में ज़्यादा जो है वो आपने लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बल्कि आपने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा ड्रा करनी है कि जो आपका एग्जामिनर है वो इजीली आपके जो पेपर है उसको चेक कर सके, उसको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए कि आप अपने क्वेश्चन में उसको क्या बताना जो है वो चाह रहे हैं। तो देखें आप आंसर क्या लिखेंगे, इन टॉलोइन मिथाइल ग्रुप हैज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, के मिथाइल ग्रुप जो है उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है एरोमेटिक रिंग पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वह स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मेटा पोजीशन पे जो है वो इंक्रीज नहीं करते। इस वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो देखिए ये अगर हम ड्रा करें, ये हमारे पास क्या है, टॉलोइन। जो देखिए अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करें, आपने अपने क्वेश्चन में इस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो जरूर ड्रा करनी है ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि आप उसको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि यहाँ से जो बॉन्ड है वो यहाँ पे मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ इस पोजीशन पे आएगा ऑर्थो पे, उसके बाद ये जो बॉन्ड है ये दोबारा वापस आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो इस तरह जो ऑर्थो और जो पैरा पोजिशन है, ये देखिए ऑर्थो और जो पैरा पोजिशन है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली अटैक करेगा किन पोजीशंस पे, ऑन दीज पोजीशन स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इसलिए जो टॉलोइन है उसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो क्या था, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल, के जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है देन मेटा नाइट्रोफिनोल। तो सबसे पहले आप इस तरह इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की और ये मेटा नाइट्रोफिनोल की। फिर आप बताएंगे कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, बाय बोथ इफेक्ट्स। अगर हम इसका इंडक्टिव इफेक्ट देखें और इसका मीजोमेरिक इफेक्ट देखें तो दोनों इफेक्ट से जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। लेकिन हम आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो डोमिनेट होता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में बात करें तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में। ये जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये जो O जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और जो फिनोलेट आयन बनेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा तो ये नाइट्रो ग्रुप पे भी रेजोनेट करेगा। हमारा जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट स्टेबलाइज होगा। लेकिन इन द केस ऑफ मेटा नाइट्रोफिनोल जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रेजोनेट करता है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेट नहीं करता। इस वजह से जो हमारे पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये ज्यादा एसिडिक है कि प्रोटॉन वो इजीली लॉस करेगा और जो इसका फिनोलेट आयन बनेगा वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। क्योंकि हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड और स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन। तो जो फेनोक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन द केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रो ग्रुप पे भी रेजोनेट करेगा। देखें ये आपने इस तरह इस क्वेश्चन को जो है पेपर में अटेम्प्ट करना है कि देखिए आपने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो मस्ट ड्रा करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक के पेपर में आपने हर स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रा करना है ताकि एग्जामिनर जो है वो उसको अच्छे से समझ आए कि आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं और वो आपको फुल मार्क्स दे। तो देखें इस तरह जब फिनोलेट आयन ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर इस पोजीशन पे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस तरह ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो देखिए जो नाइट्रो ग्रुप है वो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस तरह जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो इसलिए जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये ज्यादा एसिडिक है देन मेटा नाइट्रोफिनोल पे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप आएगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो मेटा पोजीशन पे रेजोनेट नहीं करता, इसलिए नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल वाई, कि जितनी एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, मतलब जितने उस पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ज्यादा अटैच होंगे उतनी वो ज्यादा स्टेबल होगी। वाई वो क्यों है, तो हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन हैज ग्रेटर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देन दी डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ स्टेरिक रिपल्शन, कि जितनी देखें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगी।
तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है देन डिस्टेबलाइजेशन से स्टेरिक रिपल्शन के। इसलिए जितनी जो है वो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट उतना ही इंक्रीज होगा, जितनी इसमें क्या होंगे एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, उतनी ही जो एल्कीन है वो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। तो देखिए जितने ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे डबल बॉन्ड से, उतनी ही स्टेबिलिटी अल्कीन की ज्यादा होगी। तो इस तरह ही आपने जो है पेपर में प्रेजेंटेशन देनी है, इस तरह ही आपने जो आपके जो मेन आपके आंसर होंगे उनको आपने इस तरह बोल्ड लिखना है मार्कर से, ताकि एग्जामिनर जो है वो इजीली उन क्वेश्चंस को, उन आंसर को जो है वो पढ़ सके और उसको आसानी से समझ आ सके। वो ज्यादा डीपली नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो है वो उसको जो मेन अपने क्वेश्चन का जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है वो आप उसको इजीली जो है वो समझा सकेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ एन ब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। जो एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है एन ब्यूटेन की वो ज्यादा स्टेबल है देन फुली एक्लिप्स है। तो आपने इस तरह जो है वो थ्योरी पे नहीं जाना, पहले सबसे पहले आप क्या उसकी ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है, एंटी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए एंटी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, इसमें मिनिमम टॉर्शनल और स्टेरिक स्टेन है, क्योंकि जो सारे ग्रुप्स हैं ये क्या है, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद फिर आप ड्रा करेंगे फुली एक्लिप्स। तो देखिए फुली एक्लिप्स में ये सारे ग्रुप आप एक दूसरे के सामने हैं। इन दिस टाइप द डाइहीड्रल एंगल थीटा बिटवीन कार्बन और CH3 बॉन्ड में कार्बन 2 और कार्बन 3 में क्या है, 0 डिग्री। तो इट हैज 2 मिथाइल मिथाइल एंड 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड इंटरेक्शन। देखिए इसमें 2 मिथाइल मिथाइल और 2 इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो इंटरेक्शन है। तो इसमें जो है मैक्सिमम टॉर्शनल और स्टेरिक स्टेन है, इस वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है। जो एंटी स्टैगर्ड है ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिफाइन टाटोमेरिज्म एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो देखिए टाटोमेरिज्म क्या है, कि हमारे पास जो दो आइसोमर हैं वो डिफर करते हैं ओनली इन द प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन ऑन दी एडजेसेंट जो है वो डबल बॉन्ड में, सिर्फ उनकी क्या है डिफरेंट होती है प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन। जैसे देखें ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। इसमें देखें हाइड्रोजन जो है वो इस पोजीशन पे है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच है। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वाई साइक्लोऑक्टाटेट्राइन प्रिवेंट्स रेजोनेंस। जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है ये रेजोनेंस को क्यों प्रिवेंट्स करता है। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन देखें इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हक्कल नंबर नहीं है। सबसे पहली बात ये कि इसमें क्या है, ये एरोमेटिसिटी को शो नहीं करता, ये नॉन एरोमेटिक है। तो इसमें देखें इनकम्प्लीट डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है और इसकी स्ट्रक्चर भी प्लेनर नहीं है, ये टफ शेप में जो है वो एग्जिस्ट करता है। और अगर हम इसकी रेजोनेंस कराएंगे तो रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, इसलिए ये रेजोनेंस को शो नहीं करता। इसमें आप सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, किसकी, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की, टफ शेप्ड भी और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आप इसकी ड्रा करेंगे और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये रेजोनेंस को शो नहीं करता। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, RS नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन RO नेगेटिव। तो आप लिखेंगे जो RS नेगेटिव है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि इसका साइज क्या है, लार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली अवेलेबल होंगे अटैक के लिए देन RO नेगेटिव से, क्योंकि RO नेगेटिव का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है इसके इजीली अवेलेबल नहीं होंगे अटैक के लिए। दैट्स वाई हमारे पास जो RO नेगेटिव है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है और जो RS नेगेटिव है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसमें इसका साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो दूसरे जो एटम्स हैं उन पे अटैक कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इसलिए ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है और ये बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, वाई एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज इजीली एज कम्पेयर टू कीटोन। कि एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज इजीली हो सकते हैं एडेन कम्पेयर टू कीटोन से। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस एल्डिहाइड और कीटोन में वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसलिए जो एल्डिहाइड में वो जो हाइड्रोजन है वो इजीली जो है वो अवेलेबल है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, और कीटोन में जो है वो इजीली हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जो प्रेजेंस ऑफ डेड हाइड्रोजन एटम के आप लिखेंगे, फिर ये मार्कर से बोल्ड लिखेंगे कि वो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्डिहाइड में वो जो है वो उसी की वजह से जो ऑक्सीडेशन है वो इजीली हो सकती है, और कीटोन में वो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से जो इजीली जो क्या है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। देखिए इस तरह अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये देखिए अगर हम एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखिए हमारे पास CH3, इसके बाद देखिए C डबल बॉन्ड O और इसके बाद क्या है हाइड्रोजन। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इजीली अवेलेबल है ऑक्सीडेशन के लिए। और अगर हम कीटोन देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद देखें CH3 और इधर भी क्या है हमारे पास CH3। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है जिसपे ऑक्सीडेशन जो है वो इजीली हो सके, तो इसलिए जो एल्डिहाइड है ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती हैं इस हाइड्रोजन की वजह से, और जो कीटोन है ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती।
इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन इन प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। आपने जो अल्कोहल्स है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो कंपेयर करना है डिहाइड्रेशन में अल्कीन की प्रेपरेशन के लिए। तो देखें हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, सबसे पहले आती है टर्शरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, देन उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल। तो देखें अब हम डिफरेंस देखते हैं कि टर्शरी अल्कोहल जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो देखें जब टर्शरी अल्कोहल में जब यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा तो जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है टर्शरी अल्कोहल में, ये मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो CH3 तीन जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये तीनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे टूवर्ड्स ये जो हमारे पास C+ कार्बोकेटाइन बना है, ये उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है ये मोस्ट स्टेबल होगा, इसलिए जो टर्शरी अल्कोहल है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल से, क्योंकि इनमें जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे और स्टेबलाइज करेंगे इस कार्बोकेटाइन को, क्योंकि इसमें देखिए 3 मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और ये तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल पर। तो देखिए इसमें हमारे पास जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और ये 2 मिथाइल ग्रुप्स जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले टर्शरी अल्कोहल आती है, इसके बाद सेकेंडरी। अब उसके बाद अब हम प्राइमरी अल्कोहल को देखते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, ये देखें सिर्फ एक हमारे पास और मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो इसलिए जो मिथाइल प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे लास्ट पे आती हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर में। टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा है क्योंकि इनमें 3 मिथाइल ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी और इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आती है, प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका क्या था, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, उसमें देखें आपका क्या था कि आपने डिफाइन करना है मार्कोनिकव रूल्स और एंटी मार्कोनिकव रूल को। तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बाद आप इसकी एग्जांपल लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें आपने बताना है कि विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है इन मॉलिक्यूल्स में, इंट्रा या फिर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपने इनको स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, OH ग्रुप और C+OH ग्रुप। तो इनमें देखें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। इसके बाद देखिए एथेनॉल। तो एथेनॉल में भी क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये भी जो है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है, CH3। उसके बाद देखें CH3 CH2 OH ग्रुप है हमारे पास। एथेनॉल, इसमें भी क्या होती है हमारे पास, एथेनॉल में भी हमारे पास क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वो हमारे पास क्या है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। जो देखिए सैलिसाइल एल्डिहाइड में C+OH ग्रुप और OH ग्रुप, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये इन बिटवीन द मॉलिक्यूल नहीं बल्कि अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। उसके बाद हम आते हैं एसिटिक एसिड पे। तो एसिटिक एसिड में हमारे पास जो है वो डाइमर की फॉर्म में जो है वो हमारे पास बॉन्डिंग होती है, और वो भी क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये भी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है। CH3 C+OH ये अलग ग्रुप है और CH3 C+OH ये अलग ग्रुप है। इसके बाद है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में भी ये देखें NO2 ग्रुप और जो OH का हाइड्रोजन है और जो नाइट्रो का O नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, कंप्लीट रिएक्शन। देखिए जब हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्विनाल रिएजेंट का और R और C2H5 का रिएक्शन करवाते हैं इथर की प्रेजेंस में, हमारे पास देखें क्या बनता है, ये हमारे पास जो है ये आपने नहीं लिखना, ये हमारे पास इसका आंसर है OH ग्रुप R C2H5 और प्लस साथ में क्या बनेंगे, 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल। तो ये आपने रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 ट्वाइस SO4 प्लस साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल। इसके बाद देखिए जब हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ NaOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनता है, OH के साथ COH ग्रुप और इधर भी OH के साथ COH ग्रुप, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। देखिए ये इसका मैकेनिज्म है कि OH का रिएक्शन हम पहले CO2 से करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो आपके पास यहाँ पे 2 ONA ग्रुप लगते हैं। फिर आप इसका रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इस तरह आपके पास जो है वो OH और COH ग्रुप जो है वो अटैच होंगे। तो इस तरह अगर आपको डायरेक्ट आएगा तो आप इस तरह डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे कि हम इन दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये बनते हैं। ये आपने जो रिएक्टेंट है या आपने इसमें ये आपके 2 रिएक्टेंट है, उसके बाद ये आपने जो रिएजेंट्स हमने ऐड किए हैं वो आपने रिएजेंट्स जो है वो एरो पे मेंशन करने हैं। इसके बाद देखें जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं OH और OCH3 ग्रुप है और उसके बाद हमारे पास ये NO2 प्लस है और इसका काउंटर आयन क्या होगा, Cl3 नेगेटिव। इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें OH OCH3 और इस तरह हमारे पास जो है वो N डबल बॉन्ड N, ये हमारे पास डाईएजो कपलिंग है। इस तरह हमारे पास जो है क्या है, N डबल बॉन्ड N और आगे बेंजीन रिंग, ये क्या है, डाईएजो कपलिंग। इस तरह ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेंगे।
तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो ये साइमन स्मिथ रिएक्शन जो है इसको आपने सबसे पहले इसका आप जनरल रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो ये मैंने सारे क्वेश्चंस अब देखे हैं। तो ये हमारे पास जो एम यूनस की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये सारे क्वेश्चंस आपको उसी में से आए हैं। और कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं जो आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है उसके जो एक्सरसाइज है उसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चंस जो है उसमें से आए हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उस बुक को जो आपके जितने भी आउटलाइन के टॉपिक्स हैं आप उस बुक से अच्छे से वो टॉपिक्स पढ़ें, तो इंशाल्लाह आप अपना पेपर जो है वो इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एम यूनस की एक्सरसाइज को आप अच्छे से जो है उनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं एम यूनस में उसमें बहुत अच्छे आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे, तो इंशाल्लाह आप अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के हैं, तो ये मैं आपके साथ जो पेपर मैंने शेयर किया है मोस्टली ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी में जो पेपर आता है वहीं एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों का वो पेपर जो है वो आ सकता है। तो आपने अच्छे से ये सारा पेपर मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, आप इसको अच्छे से समझे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एम यूनस की बुक से अच्छे से प्रेपरेशन करनी है, तो इंशाल्लाह आपको जो पेपर है वो इंशाल्लाह आपको एम यूनस की बुक से ही आएगा।